हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सबके बोर्ड के एग्जाम तो अच्छे हुए होंगे। अब बारी है सीयूटी की। अब सीयूटी में आपको परसेंटेज की टेंशन नहीं करनी है कि परसेंटेज कितनी आएगी। सीयूटी में आपको टेंशन करनी है परसेंटाइल की। ठीक है, मतलब यहाँ पर पास फेल वाला मामला नहीं है। ठीक है, या फिर ये नहीं है कि भाई 90% लाने हैं, 80% लाने हैं। आपको ये देखना है कि आप अपने बाकी कंपटीटर से कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपके बाकी कंपटीटर कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर वो परफॉर्म करते हैं 60% के हिसाब से, तो आपके अगर 61 भी आ गए तो आप शहंशाह हो। ठीक है, आप टॉप पे हो। अगर वो परफॉर्म करते हैं 99 के हिसाब से, तो टॉप पर आने के लिए 100 लाना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर परसेंटाइल का खेल है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि परसेंटाइल और परसेंटेज एक ही चीज होती है, कुछ डिफरेंस होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि आपका अपना स्कोर कितना है। आपने 100 में से कितने परसेंट नंबर लाए हो। 100 में से आप 97 लाए हो तो 97% हो गया। परसेंटाइल का मतलब है कि आपके नीचे कितने स्टूडेंट हैं, यानी आप कितने स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हो। आपका स्कोर अगर 97 परसेंटाइल है, मतलब आप 97% स्टूडेंट से बेटर हो आप। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपके नंबर 97 हो सकता है नंबर आपके 67 ही हो सकता है कि नंबर आपके अगर 250 का हम पूरा लेके चलें, 250 मार्क्स का पेपर है, हो सकता है आपके नंबर पूरे 250 आए तब जाकर आप इतना करो, या हो सकता है आपके नंबर सिर्फ 110 आए तब भी आप इतना कर जाओ। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब सीयूटी का जो अभी क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है। लेकिन सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी सीयूटी में आपको ये भी समझना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है ये तो समझना समझना है ही, लेकिन आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है ये भी साथ साथ समझना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटाइल अच्छी लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। जरूरी ये है कि आप जितना पेपर अटेम्प्ट करो उतना सही अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। 5 नंबर आपको सही नंबर मार्क्स के मिलेंगे, सही आंसर के मिलेंगे, और 1 नंबर आपका रॉन्ग आंसर का कट सकता है। तो कभी कभी ऐसा होगा क्योंकि आपके जैसे बोर्ड में क्या था, एक पेपर था। ठीक है, या किसी और सब्जेक्ट की बात करें, आपके 3 सेट आ गए, तो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं हो सकती थी। लेकिन अब आपके शिफ्ट्स में पेपर होंगे, अलग अलग पेपर होंगे। शिफ्ट वन मतलब एक ही दिन अगर आप पेपर दे रहे हो तो एक पेपर अलग होगा, एक शिफ्ट का, अगली शिफ्ट का पेपर अलग होगा, और 50 क्वेश्चंस है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपकी जो शिफ्ट है उसका पेपर आसान आ जाए, और जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा मुश्किल आ जाए। तो वहां पर सीयूटी क्या करती है, इन चीजों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन नाम की एक प्रोसेस होता है। हालांकि वो समझ नहीं आया कि वो करते क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन करते हैं। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जिनका एक्चुअल स्कोर जितना था उससे कम हो गया उनका स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, या फिर ऐसा भी हुआ है कि उनका स्कोर बढ़ गया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मतलब जिस शिफ्ट का पेपर इजी आया तो उसका स्कोर जो होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाएगा, और जिस शिफ्ट का पेपर टफ आया उसका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब टफ पेपर आता है, टफ पेपर का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जल्दी से या तो सॉल्व हो नहीं रहे होंगे क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से देखना है हमें। ठीक है, या फिर आउट ऑफ सिलेबस भी एक आध बार, बहुत रेयर चांस है लेकिन हाँ आता है। माइंड में दिमाग में रखना, सीबीएसई की तरह नहीं 5 नंबर का एक वो दे दिया। ठीक है, लेकिन कुछ एक आध किसी ऐसा नहीं है कि सभी सेट के अंदर होगा, किसी भी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक आध बार ऐसा हुआ है कि टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन में वो फिर बैलेंस किया जाता है। तो
जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, कोई टफ क्वेश्चन आता है, कोई या क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको आता तो है लेकिन वो लेंदी क्वेश्चन हो गया, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बन पा रही है, वो लेंदी क्वेश्चन हो गया, उसको करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो बेटर है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दें, हम बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान फोकस करें। तो ये चीज भी आपको हर एक सब्जेक्ट्स में ध्यान रखनी है। ये नहीं कि भाई उठाया लाइन वाइज और अपना स्टार्ट करना, पेपर करना शुरू कर दिया, जो क्वेश्चन आपको आता है बेशक वो लंबा क्वेश्चन है, आप उसको करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। और टाइम वेस्ट करने के बाद आपको एक ही क्वेश्चन आपका हुआ, मान लो 60, आपके पास 60 मिनट है, 50 क्वेश्चन है मैथ्स में, तो एवरेज आप ये मान के चलो कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो फटाफट हो जाएगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो 2 मिनट भी लेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपके 5, 7, 8 मिनट खा रहा है, तो फिर उसको करने का उस समय कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको लगता है बाद में टाइम बचा, तो आप उसमें उस चीज को करो। तो ये भी चीज आपको साथ साथ सीखनी है, ठीक है, तब जाके आपका परसेंटाइल अच्छा बनेगा। हाँ, आपका परसेंटाइल ही आता है बेटा रिजल्ट में, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आता है, पर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। आपको आपके स्कोर पता चल जाएगा जो आंसर की रिलीज होती है, ठीक है, एनटीए की तरफ से, उससे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा कि आपका स्कोर इतना हुआ है। फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आप देखोगे कि आपका स्कोर या तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद ही फाइनल पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या रहेगा। ठीक है व्योम, ग्रेस मार्क्स की कौन से ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे हो भाई, सीबीएसई की? सीबीएसई वालों की तरफ से अभी जो मेरी बात चल रही है जिस टीचर के साथ, उनका कहना है कि अभी तक पेपर उनके चेक होने स्टार्ट ही नहीं हुए, क्योंकि इस बार जो प्रोसेस है ना आप लोगों का क्लास 12th का, वो स्कैन करके चेक किए जा रहे हैं, शीट्स भेजी जा रही है स्कैन करके, आपका पेपर पूरा स्कैन हो रहा है, स्कैन करके जो एग्जाम सेंटर है वहां पर वो जा रहा है। तो ये जो स्कैनिंग वाला प्रोसेस है इसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो उन्होंने कमिट तो किया है कि जैसे ही एग्जाम मेरे पास मार्किंग स्कीम आएगी, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, और मैं तभी आपको सही बता पाऊंगा। ऐसे हवा में मैं बातें करूं कि नहीं हाँ भाई इतने मार्क्स मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, ठीक है, वो अपनी आदत है नहीं। जब तक मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी ना हो, तब तक मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब उस वीडियो पर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, लेकिन अब जब तक मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, तब तक मैं उन कमेंट्स का आंसर करूं तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। खाम का मन बहलाने के लिए मैं कह दूं कि हाँ इतने नंबर मिल रहे हैं, हाँ जी मिलेंगे मिलेंगे आपको, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो जैसे ही मिलेगा मुझे कोई अपडेट, मैं जरूर आपको बताऊंगा। और आपके आपके नोन में अगर कोई आपके जैसे आपके स्कूल टीचर है या कोई आपके कोई और टीचर है जानकारी में जो अप्लाइड मैथ्स का पेपर चेक करने गए हो, आप उनसे भी मार्किंग स्कीम लेकर रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो मुझे आप भेज देना, मैं उसका एनालाइज करके बता दूंगा कि क्या उसमें हो सकता है। ठीक है। नहीं विभोर, ये इनजस्टिस देखो, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए वो समझ नहीं आता कि वो कैसे करते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप कितना ही मतलब कोशिश कर लो, आप खुद बैठ जाओ पेपर बनाने, किसी अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट को पेपर बनाने बिठा दो, लेकिन अगर उससे कहोगे ना आपको 50 सेट बनाने हैं, तो 50 सेट एक जैसे लेवल के नहीं बना सकता। ठीक है, उसमें से ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई कुछ सेट मुश्किल होगा, कोई एवरेज होगा, कोई आसान होगा, वो मतलब एक जैसी एक्यूरेसी कभी हो ही नहीं सकती। और अगर 50 अलग अलग लोग बना रहे हैं, फिर तो मतलब ही नहीं होता। तो ये तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई आपके पास इजी आएगा या फिर टफ आएगा। तो ऐसा कोई एक प्रोसेस नहीं है कि सारे पेपर इजी बना दिए जाए या सारे पेपर टफ बना दिए जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो प्रोसेस भी जरूरी है कि जिन बच्चों का पेपर ज्यादा इजी आ गया है, उनको थोड़ा सा मार्क्स में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, बेटर तो ऑप्शन खैर यही रहता है कि भाई एक जैसा पेपर आए, एक ही शिफ्ट में हो, एक ही एग्जाम हो। लेकिन अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हुए जो भी अब एनटीए ने डिसाइड किया है, वो तो वही जाने। ठीक है, लेकिन सबसे बेटर तो यही होता है कि जैसे मैथ का एग्जाम है, एक ही दिन सारा एग्जाम रखा जाए और सारे बच्चे मैथ्स के ही हों, एक ही पेपर आए सबका, ताकि उसमें नॉर्मलाइजेशन का काम करने की जरूरत ही ना पड़े। कैलकुलस का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बेसिक भी बेटा कराएंगे, बेसिक कराएंगे, लेकिन
उस हिसाब से कराऊंगा कि आपको सीयूटी के एग्जाम में आपको हेल्प मिले। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप तो देखो अभी जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर करा दूंगा कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको क्लास में लूंगा ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन लूंगा जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो उसी लेवल के ही क्वेश्चन आसपास रहते हैं। तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नमस्ते अक्षत। अक्षत, टाइमिंग तो डेली की वैसे 10:30 ही हमने डिसाइड करी थी, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट ये आ रही है कि सर अप्लाइड मैथ्स और जीटी की जो टाइमिंग है उनको स्विच कर दो। मतलब अप्लाइड मैथ्स शाम को ले लो और जीटी आप मॉर्निंग में ले लो। तो अब ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स और जीटी, जिन्होंने जीटी लिया है उसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जिन्होंने दोनों ले रखे हैं। तो आई थिंक उनको तो कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे पहले क्लास जीटी की कर ले, चाहे पहले क्लास उसकी अप्लाइड मैथ्स की कर ले। ठीक है, लेकिन जो अप्लाइड मैथ्स वाले हैं, खाली अगर उनकी टाइमिंग हम शाम की रख लें 8:30 की, तो कोई दिक्कत है किसी को? मतलब जीटी की क्लास मैं सुबह ले लूंगा और अप्लाइड मैथ्स की शाम को 8:30 बजे ले लेंगे। तो ये ओके है सभी को? क्या प्रॉब्लम है? ये सार्थक कह रहा है यही ठीक है, प्रंजना कह रही है नहीं, प्रॉब्लम है। कुछ कह रहे हैं ये कुछ वाला जो सिस्टम है ना, फिर वो नहीं हो पाएगा। तो जो स्विच करने की डिमांड कर रहे थे भाई, स्विच तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग जो आपकी क्लास और हैं उनको एडजस्ट करो, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो क्लास अभी लेनी है बाद में लेनी है, बात एक ही है। लेकिन आप लोग सब एग्री होंगे तभी हो पाएगा। डोमेन की क्लास होती है तो हाँ ये होगी, हम सुबह ही रख लें लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। 10:30 की जगह 11:30 कर लें। ये ठीक है, 11:30 ओके सभी को? अप्लाइड मैथ्स 11:30 बजे। 12 बजे? 12 बजे मतलब तुम लोग मुझे बीच में अटकाओगे। ना मैं इधर का रहूंगा ना मैं उधर का रहूंगा, चलो देखी जाएगी, तुम्हारे के लिए ये भी करना पड़ेगा। 12 बजे कर लें। मैथ्स जीटी बेटा एक साथ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा गैप चाहिए आप लोगों को, और बीच में मेरी क्लास भी है 12th की। अब ऐसे तो कोई बात बनेगी नहीं, कोई यस करेगा कोई नो करेगा। 12 बजे पर अभी साक्षी का नो आया है। साक्षी, कोई और दिक्कत, क्लास है कोई और? चलो भाई फिर, नहीं कर सकते चेंज। इतना ही कर सकते हैं कि 10:30 की जगह 11 कर लूंगा। ठीक है, इससे लेट बाकी बच्चे भी मना कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी फिर भी एक बार ग्रुप में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप में एक बार और डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, नंबर क्वांटिफिकेशन। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जो है वो समझ लेते हैं। 11-15 तक क्लास है, कोई बात नहीं, 11 का 11:15 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाद में करते हैं डिस्कस, पहले यहाँ पर जरा आप बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा पढ़ाई कर लें। तो सिलेबस में आपका जो सिलेबस है, क्लास 12th का जो सिलेबस था इस टॉपिक के लिए, और सीयूटी का जो सिलेबस है, कोई उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ ये नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है।
जो क्लास 12th में आपने करा है वही सब कुछ आपने सीयूटी के अंदर भी आपको करना है पहली यूनिट के लिए। ठीक है, यानी कांग्रेस मॉडलो, मिक्सर एलिगेशन, बोर्ड्स एंड स्टीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसिस एंड गेम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत है नहीं। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक मैं एक एक बार सारा जो है एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है, हाँ, लेकिन ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। तो उसमें अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक उसको थोड़ा सा और समझना है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में या माइक के थ्रू, वो वाला टॉपिक मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले जाऊंगा। नहीं तो सिर्फ इतना इतना बताऊंगा कि एक बार सारा हमारा रिवाइज हो जाए, क्योंकि क्लास 12th में अभी अभी आपने एग्जाम दिए, अभी अभी पढ़ा है आपने, सब कुछ ताजा ताजा मामला है, कोई पुराना है नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ उसको और जैसे जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर कैलकुलस में थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। लेकिन जहां जहां जरूरत है वहीं पर टाइम लगाएंगे, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है इसमें मॉडुलो ऑपरेटर। तो मॉडुलो ऑपरेटर में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, ए को बी से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक क्वोशिएंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर हमेशा, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है, रिमाइंडर हमेशा लेस जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन मॉड ऑफ बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, मॉड ऑफ बी का मतलब, मॉड क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, आंसर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। छोटी क्लासेस में जब हम पढ़ते थे तो सिर्फ यहाँ पर बी लिखते थे, क्योंकि ज्यादा वहां पर डीप नहीं समझाते थे। ठीक है, लेकिन आपने 12th में पढ़ा ये बात कि अगर रिमाइंडर आप निकालोगे तो वो रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर आपने -31 को डिवाइड करना है, मान लो 5 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं करूंगा 5 7 जा 35, ताकि रिमाइंडर मेरा प्लस आ जाए। क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर दे, ये तो सबको पता है कि भाई इसमें से इसको माइनस कर रही है, ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -31 +35 करेंगे तो 4 हमारे पास आंसर बचेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हम इसे कि हम 5 से इसको करें, 5 6 जा 30 कर दे हम यहाँ पर, और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर -1 आएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। तो रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, इसमें से हमें बस एक यही बात निकलकर इसमें से आती है। और कोई भी नंबर है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें और एक्स्ट्रा किसी को पूछना हो तो बता देना मुझे। उसके बाद जब हम उसी चीज को एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, जो हमने क्लास 12th में ही सीखा है, कॉन्ग्रेंस मॉडलो। कॉन्ग्रेंस मॉडलों में हम ये कहते हैं कि अगर हम एक किसी नंबर को ए को डिवाइड कर रहे हैं एम से या एन से, उसका एक रिमाइंडर आ रहा है, उसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन। इसका मतलब ये होता है कि ए में से अगर हम बी को माइनस करें, यानी इसको मैं इधर लाकर फिर इसका डिफरेंस करूं, तो ए माइनस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो एन से डिविजिबल जरूर होगी। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट आपको दे दी जाए और आपको ये पता ही ना चले कि स्टेटमेंट ये गलत है या सही है। तो उसको पता लगाने का ये तरीका है। जैसे मैंने मान लो लिख दिया मैंने कि भाई 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 3। तो मेरे को चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है या नहीं है। तो इसमें से मैं कैसे चेक करूंगा, 4 को मैं इधर लाऊंगा तो ये बनेगा 41। अब 41 को चेक करूंगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब दिखने में ये स्टेटमेंट लग रही हो सही, इसी पैटर्न पे लग रही हो कि 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 3, इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर इसको राइट स्टेटमेंट में कन्वर्ट होना है तो यहां पर इसका रिमाइंडर बनना चाहिए 0। ठीक है, या फिर यहां पर 3 हो, यहां पर 45 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 3 हो, क्योंकि जब मैं इधर इसको लेकर आऊंगा तो 45 - 3 ये बनेगा 42, और ये 3 से डिविजिबल है।
और यहाँ पर सिर्फ मतलब ये 0 या 3 यही पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे मैंने कर दिया भाई 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसमें आप चेक करोगे ये 45 15 को इधर लाके माइनस करूंगा 30 बनेगा, 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करूँ 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 33, तो भी ये स्टेटमेंट ठीक है। इसको में से इसको माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 12 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही ये होता है कि भाई कोई एक आंसर तो पॉसिबल है नहीं। जैसे हम ट्राइंगल्स में करते थे, भाई ट्राइंगल दो कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो कई सारे ट्राइंगल हो सकते हैं, जो भी उसकी कंडीशन अगर उसको फुलफिल करता है तो यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें a माइनस बी को अगर हम n से डिवाइड करना चाहें और वो डिवाइड हो जाए, तो वो सारी कॉन्ग्रुएंट वैल्यू होंगी। तो 45 की जो कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है, खाली अकेली ये नहीं होगी, 3 नहीं होगी या 0 नहीं होगी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी ऐसे कई सारे नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज इस डेफिनेशन के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो n होता है, n हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर n आपका यहां पर 1 आ रहा है, तो आपको ऑप्शन में अगर 1 दे रखा है तो उसको चूज नहीं करना है। यहाँ पर ये A B N ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर में यहाँ पर n की जगह 0 तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, 0 से तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो सबका रिमाइंडर 0 ही आना है। तो ये उन वैल्यूज के लिए कंसिडर हम करते हैं जिसमें वैल्यू 1 से बड़ी होती है, यानी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देखोगे, तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि जो n है वो 1 के बराबर आपको नहीं लेना है। ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? जीईटी के बेटा पीडीएफ्स मैं आपको दे दूंगा, मॉक टेस्ट उसके नहीं है उसमें सिलेबस में, कोर्स में मतलब। जीईटी मतलब आपके लिए एक कॉमन सब्जेक्ट, सभी के लिए कॉमन सा एक सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कोई भी बुक मिल जाए ना मार्केट से, कोई भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप वो बुक ले लेना और उसमें थोड़ा और ज्यादा आपको पेपर्स मिल जाएंगे। हाँ युवराज, क्या पूरा दोबारा एक्सप्लेन करूं? इसमें आपको कांग्रेस मॉडुलो में ये कह रहा है कि अगर आप ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, तो डिफरेंस ए माइनस बी भी आप लिख सकते हो, बी माइनस ए भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है। उसको अगर मैं एन से डिवाइड करूं, तो वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। नहीं स्पर्श, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, सिर्फ लिखा है ए एंड बी टू इंटीजर्स, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, बस एन जो है वो आपका वो 1 से बड़ा होना चाहिए जब आप इस कॉन्ग्रेस मॉडलों में लिखते हो। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई आप a माइनस बी कर लो या b माइनस ए कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन वो n से डिवाइड होना चाहिए। तो इससे आपको स्टेटमेंट पता करने में आसानी रहेगी कि स्टेटमेंट आपकी ठीक है या गलत है। तो वो पता कैसे करेंगे, जैसे हमने ये लिखा भाई 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 3, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 3 को मैं इधर ले आऊंगा, 45 माइनस 3 ये आएगा 42, 42 को चेक करूंगा कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो 14 की टेबल में 3 पे जाएंगे तो 42 आ जाता है। ठीक है, तो ये नंबर आपका 42 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन केवल एक यही करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। इस 3 की जगह अगर यहाँ पर 15 हो, 33 हो, ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे। रिमाइंडर जब हम निकालेंगे तो वो तो स्मॉलेस्ट हमें लेकर आना है। ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें कांग्रेस मॉडलों में, तो आप 3 लिखो, यहाँ पर 15 लिखो, या 33 लिखो, यहाँ पर आप 0 लिख लो, 45 कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड 3, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप लिखते हो 45 इज कॉन्ग्रेंट टू 48, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि इससे बड़ी नहीं वैल्यू हो सकती, इससे बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि इसको मैं इधर लाऊंगा 45 माइनस 48 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 45, तो ये भी ठीक है। तो इसके एक आंसर नहीं होगा, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है साक्षी, आपका भी क्लियर हो गया ना? ए माइनस बी अगर नेगेटिव आएगा, बस वो डिवाइड होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव आ रहा हो चाहे पॉजिटिव आ रहा हो। क्लियर युवराज? हाँ, -33 भी ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है, एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में और एक्सपोनेंट में। अब प्रॉपर्टी जो इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं, ये वाली आप यूज कर लोगे कई क्वेश्चंस में कि a प्लस बी अगर आपको दे रखा है मॉड n, तो आप उन दोनों के आंसर -1 भी आंसर, बेटा यहाँ रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें ये सारे रिमाइंडर नहीं है, ये जो यहाँ लिख रहे हैं ये रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कि कॉन्ग्रुएंट वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस स्टेटमेंट की कॉन्ग्रुएंट वैल्यू क्या क्या हो सकती है। या आप ये कह सकते हो कि 3 की कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सी वैल्यू होंगी इस मोड के लिए। तो ये रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपसे रिमाइंडर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही लेकर आना है। ठीक है, 0 हो सकता है रिमाइंडर, या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ये रिमाइंडर नहीं है, कंफ्यूज मत हो, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है एक जैसी सी, लेकिन यहां पर ये सारे रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास दो टर्म ऐसे a प्लस बी मॉड n, तो आप इसको अलग अलग तोड़ सकते हो, ऐसे a मॉड n b मॉड n, अलग अलग तोड़ के फिर बाद में उसको इकट्ठा कर देते हैं। अगर आपके पास a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, तो आप इसके अंदर जो टर्म ऐड करोगे, वही टर्म आपको इस b के अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, जैसे अभी हम जैसे एग्जांपल ले रहे थे भाई, 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड n, 3 मॉड 3, ये था हमारे पास। अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि 45 में मैं 5 ऐड कर दूं, तो मैं यहां पर भी 5 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 50, ये आ जाएगा 8। और अभी भी ये स्टेटमेंट जो है एक करेक्ट स्टेटमेंट ही रहेगी कि 50 में से 8 को माइनस कर देंगे, 42 आएगा, 42 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो चीज मैं यहां ऐड करूंगा, वही चीज मेरे को यहां पर भी ऐड कर देनी है। अगर आपके पास a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, ये एक अलग स्टेटमेंट है, c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n, ये एक अलग स्टेटमेंट है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो भी मेरा जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5, और एक स्टेटमेंट में लिखता हूं कि 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 5। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इसका सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सेम होना चाहिए, तभी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं 7 प्लस 10, तो मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूं 2 प्लस 5 मॉड 5, तो ये जो स्टेटमेंट आएगी ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट ही आएगी। अब देखो 17 माइनस 7 करेंगे 10 आएगा, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, सेम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। जो काम वहां पर ऐड हो रहा है, ये काम यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, बस साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें भाई 45 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड n था, इसके अंदर मैं मान लो मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, तो मैं यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 90, ये आ जाएगा 6। इसको भी आप चेक करोगे तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में क्या करना है, आपको पावर बढ़ानी है। ठीक है, जैसे यहां लिखा था, मान लो 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड था, तो ये कह रहा है कि भाई जो पावर आप यहां पर बढ़ाओगे, वही पावर आपको यहां भी कर देनी है। यहां पावर 2 है तो यहां भी 2 कर दो,
तो यहां से भी जो आंसर आएगा आपका वो सेम ही रहेगा। तो 7 की पावर 2 49 हो गया। 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। 49 में से 4 माइनस करोगे 45 आ जाएगा और 45 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर सभी को? उसके बाद इसमें 3 मॉडुलो होते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर। एडिशन मॉडुलो, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो, और फिर एक आता है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। ठीक है, अब ये भी कुछ ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं है, सिंपल चीज है। कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, देन एडिशन मॉडुलो एम डिनोटेड बाय प्लस, ये एम जो है ना ऐसे नहीं होता, ये ऐसे थोड़ा नीचे लिखा होता बेस में। इस सिंबल का मतलब भी पता होना चाहिए आपको। ये पूरा स्टेटमेंट ना देके बस इतना बोल सकता है कि फाइंड 3 + m, फिर आगे एक नंबर लिख देगा, m की जगह पे एक नंबर लिख देगा। तो वो पता होना चाहिए कि एडिशन मॉडुलो की बात कर रहा है या सब्ट्रैक्शन मॉडुलो की बात कर रहा है या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर आप एडिशन मॉडुलो निकालते हो ए और बी का, तो ए और बी को आपको ऐड करके उसका मॉड m निकाल देना है। अगर a + b की वैल्यू m से ज्यादा है तो, और अगर m से कम है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो a + b करोगे वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपसे ये पूछ लेता कि आपको निकालना है 8 कॉन्ग्रुएंट टू 3 और 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहा है कि भाई 8 और 5 को आप ऐड कर दो, 8 + 5 mod m यानी mod 3, तो ये आ जाएगा 8 × 5 13। यहां पर आपको रिमाइंडर लिखना होता है जब ऐसे दे रखा होता है। तो 13 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे तो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 5, तो इसमें आप देखो कि 3 और 5 का जो सम आ रहा है वो 9 से कम आ रहा है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यही आंसर आ गया। अगर आप इसको ऐसे भी करके सॉल्व कर दोगे आंसर तब भी वही बनना है। और कंडीशन अगर आपको ध्यान है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ए और बी को ऐड कर दो। ठीक है, अब यही सेम प्रॉपर्टी आपको सब्ट्रैक्शन में मिलेगी, वहां पर दोनों नंबर को माइनस कर देना है। और ये सेम प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लीकेशन में मिलेगी, वहां पर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बस इतना काम करना है इसमें। ये जैसे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है, मान लो इसमें कह रहा है कि भाई 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो बाय 3, यहाँ पर ले लो आप 2, तो ये हो जाएगा कि भाई 7 × 2 और mod 3, तो 7 × 3 14 हो गया। 14 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका 2। उसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास में क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, तो वी डिफाइन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू mod m बाय द फॉलोइंग साइन। ये साइन आपको ध्यान रखना है। ये ठीक है, आपको बोलेगा क्वेश्चन की फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, x की जगह कोई नंबर डाल देगा। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस इज x, और x mod m बता देगा कि आपको mod m किसके हिसाब से लेना है, 1 2 3 4 5 जो भी पूछेगा वो क्वेश्चन के अंदर, वो आपको बता देना है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको, इसका मतलब ये हो गया कि आपको a इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod m निकालना है। इस a की वैल्यू निकालनी है आपको कि a की वैल्यू क्या क्या होगी। ये आपको वैल्यू दे रखी होगी, इसका mod m दे रखा होगा, तो इसकी कॉन्ग्रुएंट वैल्यू निकालनी है। तो जो कांग्रेस मॉडलों में हमने समझा था, ठीक है, दोनों में देखो फर्क समझ लेना, दोनों में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, जैसे हमने यहां पर लिखा है भाई, यहां पर क्या करा है कि 14 mod 3 की वैल्यू क्या है बस, तो इसमें आपको रिमाइंडर लिखना होता है। लेकिन जब ये यहां पर ये वाला साइन होता है तो यहां पर एक आंसर नहीं होगा, इसमें एक ही आंसर होगा, रिमाइंडर हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आए हमेशा रिमाइंडर एक ही आएगा। लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करोगे तो एक से ज्यादा आंसर आपके आएंगे। ठीक है, खाली एक आंसर नहीं आएगा, एक से ज्यादा आंसर आएंगे। तो यहां पर ये वही पूछ रहा है कि भाई ए की जो कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है।
अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सीधा तरीका क्या करना है आपको, जो भी जिसकी भी आपको कॉन्ग्रुएंट वैल्यू पूछी गई हो, जैसे यहां पर कह रहा है कि भाई आपको जीरो की कॉन्ग्रुएंट वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू 3, तो आपको क्या करना है, जो जो आपको वैल्यू यहां पर दे रखी है ना जीरो, वो आप यहां पर लिखो। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। ये आपका क्वेश्चन हुआ कि यहां पर ए की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो जिससे ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहे। तो मैंने कहा कि भाई ए की जगह मैं 0 रख लूं तो भी स्टेटमेंट मेरी ठीक है, ए की जगह अगर मैं 3 रख लूं तो भी ठीक है, ए की जगह मैं 6 रख लूं तो भी ठीक है, और मैं माइनस में रखना चाहूं मैं माइनस में भी रख सकता हूं, ए की जगह मैं -3 रख लूं तो भी ठीक है, ए की जगह मैं -15 रख लूं तो भी ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, बस 0 mod 3 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू ऐसे अलग अलग लिखने के बजाय सीधा तरीका ये क्या कहता है कि आप कैसे लिखो, आप जो वैल्यू आपको जिसका मोड आपको निकालना है, यहां जो वैल्यू दे रखी है 0, आप उस वैल्यू को लिखो। ठीक है, आप उस वैल्यू को लिखो 0, उसके बाद जो अगली वैल्यूज है उसको निकालने के लिए आप प्लस और माइनस दोनों वैल्यू निकल जाएंगी, जो प्लस में जाएगी यानी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ आएगी और जो कम होएगी वो भी दोनों निकलती जाएंगी। आप प्लस माइनस कर दो, +3। ठीक है, उससे अगली वैल्यू निकालने के लिए 6 कर दो, 0 +-6, मतलब 3 ऐड करते जाओ, जो यहां पर लिखा है ना मोड के साथ में उसको ऐड करते जाओ, 0 फिर 3 ऐड कर दो, और निकालनी है 0 +- फिर ऐड कर दो। इस तरह से आपके पास बहुत सारी वैल्यू निकलेंगी, अनलिमिटेड निकलेंगी, जब तक आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी जाए। ये कंडीशन भी दे सकता है कि आपको x की वैल्यू <50 तक रखनी है, तो उसके हिसाब से आंसर देना। कुछ नहीं लिखा तो ऐसे डॉट 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 लगाकर छोड़ देना। इसी आंसर को अगर मैं प्लस माइनस की जगह सिंपल नंबर्स में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं भाई, 0, इधर 3 बढ़ा दो, इधर 3 घटा दो, फिर इधर 3 बढ़ा दो, इधर 3 घटा दो। ठीक है, ऐसे इधर जितनी मर्जी वैल्यू लिख लो, इधर जितनी मर्जी वैल्यू लिख लो। तो इस आंसर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको ऐसे दिया हुआ है या ऐसे दिया हुआ है, दोनों तरीके ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो उस पर टिक कर दो और पूछे 5 नंबर जो अपनी पॉकेट में रख लो। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां तक किसी का? कंसेप्ट वाइज कांग्रेस मॉडल खत्म, अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है कंसेप्ट में तो पूछो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। अरे ये दोबारा रिपीट हो गया क्या? ये क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सीयूटी में। ठीक है, ज्यादातर। तो अब यहां पर जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ये ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो उसमें ना आप पहले एक बार नजर यहां पर मारो कि यहां पर क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मान लो एक ऑप्शन यहां पर 4 है, एक ऑप्शन यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो ए हर जगह यहां पर अलग अलग है। तो अगर हम सिर्फ ए को सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर उसी से पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ए यहां पर जैसे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहां पर भी A 4 होगा। तो ऐसे में फिर बी को आप चेक कर लो या सी को चेक कर लो या डी को चेक कर लो, जो आपको ऑप्शन ऐसा दिखाई देना जो सबसे अलग है आप उसी को स्टार्ट कर लो, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आपको चारों सॉल्व ना करने पड़ जाए। तो
तो अब यहाँ पर जैसे हमें सिर्फ ए को सॉल्व करेंगे तो उसी से हमारा आंसर पता चल जाएगा, और कुछ बच्चों ने तो आंसर दे भी दिया। 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। अब 27 में मेरे को यहां पर एक वैल्यू लिखनी है मॉड 9। अब जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं उसमें से आप रख के देख लो। अगर मैं यहाँ पर 27 देखो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी, तो यहां पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो 9 का मल्टीपल होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन आपको दे रखा है जीरो। यहां अगर आप जीरो रखोगे तो 27 - 0 27 ही रहेगा, और 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ए का ऑप्शन बनेगा सेकंड। तो ए का सेकंड यहां पर है, ये आपका आंसर। तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको आपका आंसर पता चल गया। ठीक है, अगर हम बाकियों को सॉल्व करें, 2 की पावर 5 32 हो गया। 32 में यहां पर हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 15 आ जाए और 15 से डिवाइड हो जाए। तो 32 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो 28 आएगा, नहीं होगा। 2 को माइनस करूंगा तो 30 आ जाएगा, और 30 जो है 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर आपका 2 बन गया। ठीक है, आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन मैं बाकी भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, 4 की पावर 3 हो गया 64। 64 को हम यहां पर क्या रखें कि वो 10 से डिवाइड हो जाए। तो भाई दो ऑप्शन आपके पास बचे, ये भी ऑक्यूपाई हो गया, ये भी ऑक्यूपाई हो गया, तो यहां पर 4 आ गया, क्योंकि तो ये 60 आएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की पावर 3 125 आ गया। तो ऑप्शन जो चौथा बचा वही आपका आंसर हो गया। सबसे इजी तो यही था, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई यहाँ पर आपने 5 रख दिया, सॉल्व करोगे, 15 8 120 होता है। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, ये भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली ये ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं, मतलब आप पूरे 50 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो उसमें आप पहले हमेशा एमसीक्यू पे नजर देखो, आंसर पे नजर देखो कि ऐसा कौन सा है जो सबसे डिफरेंट है, जिसमें कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। आप उसी को सॉल्व करो। 100 कॉन्ग्रेंट टू एक्स मॉड 7 देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये बात कर रहा है लीस्ट वैल्यूज की। तो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कहां से स्टार्ट करना है, करो फटाफट, बताओ मुझे आंसर इसका। विभोर ने आंसर दिया ए, आलिंद ए, उत्कर्ष ए, युवराज खुद सॉल्व करके देना, दूसरों के हाथ से देख के मत देना। सब ए दे रहे तो चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। पलाश ए, आदित्य ए, सार्थक ए। तो सभी ए दे रहे हैं तो फिर मान मान लेते हैं कि ए आंसर होगा। मेजोरिटी ए की तरफ दिखाई दे रही है। पर क्यों होगा ए, जिसको मतलब अप्रोच समझनी है। भैया आपको यहाँ पर लीस्ट वैल्यू बोल रहे हैं, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे लीस्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट करो। जरूरी है कि वही आंसर आ जाए, लेकिन स्टार्ट वहीं से करो। ए को अगर 2 को यहां पर आप रखते हो तो 100 - 2 करेंगे, 100 - 2 करेंगे तो 98 आता है, और 98 7 से डिविजिबल है। तो मतलब आंसर मिल गया। अगर इन केस ये नहीं होता तो फिर हम अप्रोच करते 3 को, इससे भी नहीं होता तो फिर अप्रोच करते 4 को, 6 को नहीं। ठीक है, मतलब जो लीस्ट वैल्यू है उसी से स्टार्ट करना है। इसमें बताइए 28 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। हाँ युवराज, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो उसी से जाओ। कहीं पर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन से आसान पड़ेगा, किसी में सॉल्व करने से आसान पड़ेगा। अब इसमें ऑप्शन आप डी बता रहे हो। अगर हम यहाँ रखते हैं 4, तो 28 - 4 4 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। 24 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
इफ 2x इक्वल्स टू 1 mod 3 देन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है, यहां पर 2x है, ठीक है, यहां पर 2x है। उत्कर्ष, पलाश, विभोर, बी। जो आंसर नहीं कर रहे हैं या तो आलस के मारे आंसर नहीं कर रहे हैं, टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ ही नहीं आ रहा है, बस क्लास में बैठे हैं और हाँ देख रहे हैं चुपचाप कि हो क्या रहा है, कौन क्या आंसर कर रहा है। ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई जिसको समझ में नहीं आई चीज। आलस की वजह से नहीं दे रहे हो तो चलो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये ना हो कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा और बस वो देख रहा है कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ABCD। आदित्य, व्योम, सार्थक, संजना, युवराज, रिद्धिमा, सबका आंसर बी। चलो बी कैसे, जैसे मान लो आप ए से स्टार्ट कर दे, तो यहाँ रखोगे आप 3 2 6, 6 - 1 हो जाएगा 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होता, ऑप्शन खत्म। फिर यहाँ पर देखो 2, 2 2 4, 4 - 1 3, 3 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पहली वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है, बाकी वैल्यूज के लिए सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखो मॉड के साथ क्या नंबर लिखा है 3, तो बाकियों में 3 ऐड होना चाहिए। तो पहला नंबर 2 था तो अगला 5 होना चाहिए, 5 में 3 ऐड करोगे 8 आएगा, अगला नंबर देखोगे तो 11 आएगा, 14 आएगा, इस तरह से चलेगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। 9:30 + 16:40 इन 24 आवर क्लॉक। अब इसमें ये जो बीच में लिखा हुआ है ना, ये रेशो नहीं है, ये टाइम है। 9 घंटे 30 मिनट ऐसे टाइम है ये। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें रेशो कर देते हैं। तो कैसे ऐड करोगे इसे, आर्स को आर के साथ ऐड करो, 16 + 9 25 हो गया, 30 + 40 70 हो गया। अब जो टाइम होता है वो मैक्सिमम मिनट्स जो होती हैं वो 60 तक होती हैं, उसके बाद फिर वो रिपीटेशन हो जाता है, मतलब कांग्रेस मॉडल वाले उसमें जोन में आ जाता है वो। तो इसका मतलब है कि यहां से आप 60 को हटा दो, बचे कितना 10, मतलब 70 को क्या लिख सकते हैं हम, 60 + 10। तो ये जो 60 है, 60 का मतलब हो गया 1 आवर। ये जब आर में कन्वर्ट हो गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 25 + 1 यानी 26 आवर और 10 मिनट, ये हो गया। अब 26 10 देखते ही इस पर टिक मत कर देना, इस पर टिक मत कर देना, ध्यान रखना आप कांग्रेस मॉडल पढ़ रहे हो भाई। आपको पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 26 नहीं होते हैं। तो 24 घंटे होते हैं तो फिर उसको आंसर को सही कैसे करेंगे, यहाँ कांग्रेस मॉडल लगा दो। अगर 26 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास दो रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर आएगा इसका 210, ना कि 26 10। ठीक है, कहीं जज्बातों में बह के 26 आ गया सर, 26 आ गया तो आंसर पर टिक कर दो, आंसर दे भी रखा ऑप्शन में, तो ऐसी गलती ना हो, ध्यान रखना। टाइम मैक्सिमम जब आप आवर्स में जाओगे तो 24 तक रखना है, उससे जैसे 24 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा वो। और ऐसी जो मिनट है वो आपके पास मैक्सिमम 59 तक होंगे, जैसे 60 होगा वो 1 आवर हो जाएगा। लास्ट डिजिट ऑफ 22 raised to power 12, 22 की पावर 12 की लास्ट डिजिट क्या होगी। तो जब MCQ आप करते हो तो इस वाली वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें निकालनी है सिर्फ लास्ट डिजिट। तो हमें जो भी काम करना है इस 2 के हिसाब से करना है। आपको देख लेना कि 2 की पावर 12 कितनी आएगी, उसी को सॉल्व करके पता चल जाएगा लास्ट डिजिट इसकी क्या होगी। लास्ट डिजिट जब हम निकालते हैं तो हमें फाइंड करना होता है mod 10, कि इसका अगर हम mod 10 करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो यहां पर अगर मैं सीधा 2 की पावर 6 ले लूं, क्योंकि ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, आप 2 की पावर 3 भी ले सकते हो, 2 की पावर 4 भी ले सकते हो, जिससे जो कंफर्टेबल हो वैसे कर दो। तो 2 की पावर 6 होता है आपके पास 64,
और 64 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, पावर मेरे को लेके जानी थी 12 तक। ये 4 कहां से आया था, 2 की पावर 6 से आया था। ठीक है, ये मतलब ऐसे है, 2 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोर 10। सारे स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसकी पावर मेरे को 12 करनी है, तो इसकी पावर 12 करने के लिए मेरे को पावर यहाँ भी 2 करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 16। और 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। चलो बाकी लोग इसका आंसर निकालो, इतने मैं 6 रिपीट करता हूं साक्षी को। साक्षी, हमने यहां पर लास्ट डिजिट पूछी है आपसे। लास्ट डिजिट जब निकालेंगे तो ये कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको सिर्फ लास्ट वाली डिजिट का ही काम है। उससे पहले के कुछ भी नंबर हो उनको छोड़ दो। तो अब ये आपको जो एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है कि भाई 2 की पावर 12 मॉड 10 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो इसको हमने अप्रोच करने के लिए क्या करा, हमने कहा कि भाई 2 की पावर हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर हम 6 ले लेते हैं, या मैं किसी दूसरी पावर से आपको दिखाता हूं। हमने कहा कि इसको हम 2 की पावर 2 ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 होता है 4। ठीक है, 2 की पावर 2 होता है 4। तो 4 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रहना हो। तो अब मेरे को इसकी पावर पहुंचानी है 12 तक। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सीधा 6 कर दूं इसकी पावर ताकि ये 12 हो जाए, लेकिन यहां 6 करूंगा तो यहाँ 4 की पावर 6 हो जाएगी, थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करते, हम इसको क्या कर देते हैं, 2 की पावर 3 कर लेते हैं। चलो, इधर 3 करा तो हमने इधर भी 3 कर दिया, तो ये हो गया 2 की पावर 6, और ये हो गया 4 की पावर 3, 64। और 64 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, यहां पर हमने ये काम डायरेक्ट कर दिया था। क्योंकि 2 की पावर 6 कैलकुलेट करना भी कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मली याद ही होता है बच्चों को, 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो छोटी पावर से स्टार्ट करो। अब इसकी पावर 12 करना आसान है, इसकी पावर हमने 2 कर दी, तो इसकी भी पावर 2 कर देते हैं। तो ये 2 की पावर 12 बन गया, ये 4 की पावर 2 16 हो गया। और 16 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बनेगा इसका 6। तो रिमाइंडर 6 का मतलब है कि जो लास्ट डिजिट आएगी आपकी वो उसमें 6 आएगी। ठीक है, ये इसमें यूजुअल तरीका है, पर एमसीक्यू में इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, फटाफट फटाफट चीजों को करना है। क्लियर हो गया साक्षी? 7th का आंसर दिया बच्चों ने 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर क्या नंबर है 5, यहां पर क्या नंबर है 5। तो 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर तो मेरा 1 ही आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो खेल खत्म। रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए तो खेल खत्म। ठीक है, क्योंकि अब पावर कितनी भी बढ़ा लो, जितनी मर्जी बढ़ानी है पावर बढ़ा लो, क्योंकि 1 आपको मना नहीं कर रहा। ठीक है, 1 कह रहा है जितना मर्जी बढ़ा लो भाई पावर, आपको 12 करनी है 12 करो, आपको 112 करनी है 112 कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो 1 ही रहूंगा। तो आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ये फैक्टोरियल वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो यहां पर कुछ बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर इसको तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसका क्या करें, ये फैक्टोरियल वाला मामला फंस जाता है। तो फैक्टोरियल का पहले तो मतलब सबको पता होना चाहिए, वैसे आपने पढ़ा 11th क्लास में, पढ़ा या नहीं पढ़ा जो भी है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 4 × 3 × 2 × 1। एक एक नंबर कम करते जाओ 1 तक और इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसकी वैल्यू हुई।
तो अगर हम ऐसे करें तो 19 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो 19, 18, 17, 16, 15, 14 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मैं 5 फैक्टोरियल करता हूं तो ये कुछ ऐसे आएगा, इसमें 5 और 2 ये 10 हो गया। अब 10 आने का मतलब है कि इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इसमें लास्ट वाली डिजिट 0 आएगी। इससे पहले क्या आएगी क्या नहीं आएगी उससे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो यूनिट डिजिट पूछी है उसने। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो भाई ये 120 बन गया, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो मतलब सिर्फ इससे है। ये हमारे काम की बंदा है, तो मेरे को इससे मतलब है। तो अगर 5 फैक्टोरियल में आपको यहाँ लास्ट वाली डिजिट 20 दे रहा है, 120 दे रहा है, मतलब लास्ट डिजिट 0 दे रहा है, तो आगे कितनी भी आप बड़ी वैल्यू कर लो, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है और उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। ये तो सत्य वचन है बिल्कुल। कितना भी बड़ा नंबर हो, इस 120 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है कि लास्ट में 0 आएगा, इससे इधर क्या आएगा उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी वैल्यू आ गई तो इसकी लास्ट डिजिट 0 ही आएगी, कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और 5 से कम आ गई तो आप सॉल्व कर ही लोगे। 4 की ये होती है, 3 का निकालोगे तो 3 और 2 6 हो गया, 2 का निकालोगे तो 2 ही होता है, और 1 का 1 ही हो गया। ठीक है, अब रह गया 3 की पावर 13। इसकी लास्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करें, आप 3 की पावर सीधा 4 कर दो। 3 की पावर सीधा 4 कर दो, क्योंकि 3 की पावर 4 सबको पता है भाई 81 होता है, और 81 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। अब 3 की पावर 2 भी कर सकते हो। ठीक है, 3 की पावर 2 करोगे 9 आएगा, उसमें -1 आएगा, तो जिसमें जिसको थोड़ा माइनस से थोड़ा सा दिक्कत रहती है वो आप सीधा 3 की पावर 4 कर लो। 81 हो गया, 81 को डिवाइड करोगे 10 से, 1 आ गया। 1 आ गया, काम आपका आसान। 3 की पावर 4 है, कहां तक जाना है 13 तक। अब 4 की टेबल में 13 तो नहीं आएगा, तो 4 की टेबल में इसके नियरेस्ट जितना जा सकते हैं उतना जाते हैं। तो यहां पर आ गया आपके पास 3, इधर करोगे 3 रहना है, तो 3 की पावर 12 आ गया, इधर आपका 1 आ गया। अब मेरे को एक बार 3 और चाहिए, तो 3 की पावर 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, अब इस तरह भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसका जो रिमाइंडर है वो आ गया 3, यानी इसकी यूनिट डिजिट आ गई 3। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर आ गया बी। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया बिल्कुल ठीक। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, नॉर्मल तरीके से भी करेंगे हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तरीका और बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट थ्योरम। जो बच्चे पिछले साल 12th में थे या जो यूट्यूब वीडियो देखते थे उन सबको पता होगा, उन सबको पता होगा कि फॉर्मेट थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है यहाँ पर ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन, और यहाँ पावर होती है n-1, यानी ए की पावर अगर आप n-1 करते हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। कुछ कंडीशंस होती है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में कर दो। कंडीशन क्या होती है, n होना चाहिए प्राइम नंबर, a और n होने चाहिए को प्राइम नंबर। को प्राइम हो सकता है किसी किसी को नहीं पता हो, को प्राइम का मतलब है कि कॉमन फैक्टर इनका केवल 1 होता है। ठीक है, या बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करें तो जो नंबर आपस में कट नहीं सकते वो को प्राइम होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये कंडीशन हमारी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। 7 क्या है जिससे हमें डिवाइड करना है, हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है ना, हमें ये पता करना है। तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 5 और 7 को देखोगे तो ये किसी से कटेंगे नहीं 1 के अलावा, तो कटेंगे नहीं तो इसका मतलब है ये को प्राइम है।
तो इसका मतलब है कि जो ये कंडीशन है भाई हमारी सेटिस्फाई हो रही है इसमें। तो अब इसमें आप लगा सकते हो। अब सीधा क्या कर सकते हो आप, 5 की पावर 7 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 5 की पावर में कितनी लूं, 5 की पावर 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, 5 करूं, कुछ नहीं सोचना। सीधा 5 की पावर आप 7 माइनस 1 कर दो। हाँ, इस क्वेश्चन पे थे हम यहाँ पर। तो फॉर्मेट थ्रू हमने लगाई, हमने कहा 5 की पावर 7 माइनस 1 करेंगे यानी 6 कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 6 कर दिया हमने, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, और 1 रिमाइंडर आ जाएगा तो खेल खत्म हो जाता है। तो पावर कितनी लेके जानी है आपको, 61। तो 5 की पावर 6 की पावर में 10 कर दूं यहाँ पर, तो 61 हो जाएगा। इधर तो 1 ही रहना है, तो 5 की पावर 60 हो गया। अब मेरे को चाहिए कितनी, 61, यानी एक 5 मुझे कम पड़ रहा है, वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर 5 की पावर 61 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा डी। तो जहां पर ऐसे क्वेश्चन हो आपके पास 5 और मतलब ये वाली जो कंडीशन लग रही है हमारी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, अगर डायरेक्टली आपको पता है कि भाई इतनी पावर करने पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो ठीक है। अगर नहीं पता तो आप ये लगाओ, इसमें ज्यादा अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। अंबिका बेटे क्लास स्टार्ट होगी 10:30 बजे, और 10:30 नहीं, 11 बजे स्टार्ट होगी, 11 सवा 11 के बीच में। ठीक है, और अभी पहले हमारे जैसे आज हमने कांग्रेस मॉडल कराया, कर मिक्सर एलिगेशन करेंगे। तो अभी एक दिन के अंदर एक टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट और उसके एमसीक्यूज। व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर दिस इफ द प्रेजेंट टाइम इज दिस। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि टाइम आपका एएम या पीएम में कितना हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसकी मॉड 24 वैल्यू निकालनी है। जितने भी आवर्स देगा उसकी मॉड 24 वैल्यू निकालनी है। तो मॉड 24 का मतलब है कि इसको 24 से आप डिवाइड करो, 24 पंजे 120, 24 दिए 72, 3 यहां पर रिमाइंडर बच रहा है। अब जो टाइम आपको दे रखा है उसमें 3 ऐड कर दो। अगर 9 में मैं 3 ऐड कर दूं, 9 बजे अभी का टाइम है शाम का, तो 3 मैं ऐड करूंगा तो 12 बजे का टाइम होगा, लेकिन मिड नाइट का होगा। तो आंसर आएगा 12 मिड नाइट। 12 के साथ या तो नून होगा या मिड नाइट होगा। ठीक है, सीबीएसई ने एक बार क्वेश्चन दे दिया था, यही क्वेश्चन था शायद मेरा, शायद यही था, उसमें 12 पीएम लिखा हुआ था। तो जिसने जो भी आंसर टिक करा सबको नंबर मिल गए थे। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। 282 आपको बताना है कि 282 इसमें से किस वैल्यू के लिए कॉन्ग्रुएंट है, ये देखना है। तो अब यहां पर वैसे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, आप स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके देख लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में कि आप इससे इसको डिवाइड करके देख लो। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 7 बच रहा है, यानी इसमें 7 और अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाए। तो यानी यहां से आप 7 ले लो, क्योंकि इधर हम 7 रखेंगे, इधर आगे माइनस होगा, 282 माइनस 7 करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो उससे क्या है कि आपको लीस्ट वैल्यू वाली वैल्यू पर स्टार्ट करके टाइम वेस्ट करने का थोड़ा बच जाएगा, कि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। छोटी वैल्यूज है तो आप जैसे मर्जी स्टार्ट कर लो, आंसर आपका ही जाना है। -41 mod 9। तो माइनस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास 9 पंजे 45 आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये नीचे वाला नंबर इससे छोटा हो जाए। ठीक है, और ये चीज़ें डिटेल में 12th में आपने काफ़ी पढ़ी हैं, तो उसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। तो आपका ये आ गया आंसर इसका 4। ठीक है, ये आप सीधा क्या करो, 9 की टेबल में आप जाओ इससे बड़े नंबर पर, 9 5 जा 45 हो गया, 45 में से 41 माइनस कर दो। ठीक है, कुछ ऐसा डिवाइड करने की भी इतनी जरूरत नहीं।
9 की टेबल में जाओ, 41 से जो बड़ा नंबर है उस तक पहुंचो, 45 आ जाएगा, 45 में से 41 माइनस कर दो। ये मल्टीप्लीकेशन है, 8 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अब इसमें जो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी है वो लगा दो, क्योंकि डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा नंबर है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको अलग चेक करते हैं, इसको अलग चेक करते हैं, इसको अलग चेक करते हैं, फिर इनके जो रिमाइंडर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैंने 8 से इसको डिवाइड किया तो 8 चौक 32, 6 यहां से बच गया, इसको किया तो 2 यहां से बच गया, इसको यहां से किया तो 3 बच गया, थोड़ी 3 नहीं 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10 6 60, 60 को डिवाइड करके देख लो 8 से कितना बचेगा रिमाइंडर, 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 7 जा 64 होता है। इसका आंसर बताइए। 2 की पावर 160 को 17 से डिवाइड करना है। युवराज ने कहा आंसर डी, फ्लैश डी, डी डी डी। सही जा रहे, सही जा रहे हो बिल्कुल, डी। अब इसमें देखो, जो फॉर्मेट थ्योरम बताइए, फॉर्मेट थ्योरम लगा दो, दो स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 17 है प्राइम नंबर, 2 और 17 है को प्राइम नंबर, तो 2 की पावर 17 माइनस 1 यानी 16 होगी। तो 2 की पावर 16 अगर करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब पावर कितनी तक जानी है, 160, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, यानी पावर इसकी 10 कर देंगे। अब इसकी पावर 10 होगी तो इसकी पावर 10 होगी, और इसकी पावर तो कितनी भी हो, उससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, ढीठ बंदा है ये। तो 1 की पावर 10 करोगे 1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट यहां लगा सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें सीधा ये जरूरी नहीं कि 1 ही आंसर आ जाए। थ्योरम फिर से एक्सप्लेन कर दें। थ्योरम ये कहती है कि a की पावर n माइनस 1 है, तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा इफ n इज एन प्राइम नंबर and a and n both are co-prime number। तो ये नंबर आपका प्राइम होना चाहिए, और ये दोनों को प्राइम, को प्राइम मतलब जो 1 के अलावा किसी से ना कटे। जैसे यहां पर है 7 प्राइम है, 3 और 7 को देखो तो को प्राइम है, 3 और 7 किसी और से नहीं कट सकते। ठीक है, और इसमें आप इसमें अप्रोच जो है, आप ये की बजाय आप वैसे ही नॉर्मल तरीका अपनाओ तो वो इसमें छोटा है। तो ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे तो उसमें समझने की कोशिश करो। जैसे पिछले क्वेश्चन था, ये अगर आप थ्योरम से कर रहे हो तो इसमें छोटा है, क्योंकि यहां पर पावर मेरे को माइनस करने पर 16 मिलेगी, और 16 से मैं सीधा 160 तक जा सकता हूं, आसान है। लेकिन जब मैं यहां पर आऊंगा तो मेरे को पावर यहां पर मिलेगी 7 माइनस 1 यानी 6, तो 3 की पावर 6 मिलेगी। 6 की टेबल में 200 पूरा पूरा नहीं आता, तो मैं वहां पर 198 तक पहुंच सकता हूं। लेकिन उसके लिए मेरे को आगे 2 और 2 पावर और चाहिए, मतलब एक दो स्टेप और बढ़ जाएंगे। उसके बजाय मेरे को पता है कि भाई 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाता है, और 27 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 3 की पावर 3, लेकिन हाँ समस्या, लेकिन यहां भी वही पड़ेगी कि सीधा तो 200 तक यहां भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो दोनों में मतलब बराबर ही पड़ेगा।
दोनों में बराबर ही तरीका पड़ेगा। तो मैं आपको इसको माइनस वाली अप्रोच से करवा देता हूँ, जिसको माइनस वाली भी समझनी है। जैसे 3 की पावर 3 हो गया 27। 27 को अगर मैं डिवाइड करूं 27 से, तो रिमाइंडर बनेगा -1। अब 3 की पावर 3 से आप 200 तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, ठीक है। वहां पर भी यही प्रॉब्लम थी, यहां पर भी यही प्रॉब्लम है। तो यहां भी आप 198 तक ही पहुंच सकते हो। तो 3 की पावर मैं कर दूं 3 6 18, और फिर 3 6 18। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 198 आपका आ जाएगा। -1 की पावर 66, ये 3 की पावर 198 हो जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा। और ये 3 की पावर 198 इंटू में 3 की पावर 2 कर दो। इधर भी आप 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया। 9 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सेट दिस सेटिस्फाइंग दिस। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर जैसे आप वैल्यू रखोगे, मान लो आपने यहां पर वैल्यू रखी 1, तो 3 - 1 आएगा आपके पास 2। और 2 और 5 का डिफरेंस करोगे तो 11 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। यहां पर जो भी वैल्यू आपकी आनी चाहिए, वो वैल्यू ऐसी हो कि इसके साथ डिफरेंस करोगे तो आपके पास 11 आ जाए। तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, यहां पर रखो आप 9। और यहां पर एक्स तो इधर है ना, तो 3 - 3 0 हो गया। क्या क्या ऑप्शन आपके पास, 10 -7 5 12 9। 9 से ही बनेगी बात, और तो किसी से बात बनेगी नहीं। 9 अगर हम रखते हैं यहाँ पर, 3 - 9 -6 हो जाएगा। इस 5 को उधर लाओगे, -11 हो जाएगा। -11 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और किसी वैल्यू से नहीं बनेगी बात। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की लास्ट की 2 डिजिट बतानी है। जब लास्ट की 2 डिजिट बतानी होती है, तो आप इन 2 डिजिट का यूज करो बस। 37 और 59 का आप मॉड 100 निकाल दो, ठीक है। इसका मॉड 100 निकालो आप। अब यहां पर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप माइनस वाली अप्रोच भी लगाते हो तब भी इतना छोटा नंबर नहीं आएगा कि डायरेक्टली हम ऐड कर दें, ठीक है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 37 और 59 को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हो, देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 9 7 जा 63, 6 कैरी होगा आपका। अब इन दोनों को क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 27 और 35। और जो 6 आपने कैरी किया था वो भी इसमें ऐड कर दो। तो 7 5 12, 12 और 6 18, और 3 2 5 और 1 6, ये आ गया। अब लास्ट की 2 डिजिट पूछी है, तो आगे क्या आ रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करना। 83 आपका आंसर आ गया, ठीक है। वैसे आपको पूरा मैं प्रोसेस बता दूं 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। यहां तक बात होगी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 आया था, 6 कैरी किया। उसके बाद ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, और जो कैरी किया था आपने वो भी इसमें ऐड कर दो। अब आपके पास रिमाइंडर यहां से बच गया 6, जो कैरी करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 15 और 6 21। ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहां पर ये सिंबल दे दिया इसने, यहां पर इस सिंबल को इसने डिफाइन कर दिया
कि दिस इज ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ऑफ 15। लेकिन अगर ये प्रॉपर मल्टीप्लाई का साइन दे देता तो हो सकता है कि ये इस चीज को डिफाइन ही ना करे कि ये है क्या। तो वो हमने एडिशन मॉडुलो सब्ट्रैक्शन मॉडुलो में पढ़ ही रखा, हमें तो पता है, जिसने पढ़ रखा है उसे पता है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो परेशान होगा कि ये है क्या। ठीक है, गोल गोल ये दे दिया, बीच में डॉट दे दिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 13 और 18 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो करना है। 13 और 18 का मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो करना है 15 से। तो यहां पर भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करो, आप सीधा इसमें इन दोनों को अलग अलग करो। 13 का तो 13 ही रहेगा, इसका आप कर दोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाकर दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकाल दिया। 13 3 जा 39। अब 39 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 9 रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50, यहां पर देखो कैपिंग दे दी आपको कि 50 से कम ही लेने आपको। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 मोडुलो 9 इज गिवन बाय, तो ये क्या कर रहा है 6 मोडुलो 9। तो पहली वैल्यू, यहां पहली वैल्यू क्या लेनी है 6। ठीक है, पहली वैल्यू आपको 6 लेनी है, सभी के अंदर पहली वैल्यू 6 दे रखी है। अगली वैल्यू क्या लेनी है, 6 में 9 ऐड करना है 15। तो 15 कहां पर है, 15 भी दे रखा है। 15 में 9 ऐड करना है 24, वो भी सब में दे रखा है। 24 में 9 ऐड करना है 33। अब ये ऑप्शन आपका खत्म। 33 में 9 ऐड करना है 42, ये भी ऑप्शन खत्म। 42 में 9 ऐड करेंगे तो 51 आएगा, लेकिन वो तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमें लेस देन 50 रखना है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका बी। द नंबर 6 रेज टू पावर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 13 गिवन रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर बताना है। तो यहां पर आप 6 की पावर, इसमें भी आप लगा सकते हो फॉर्मेट थ्योरम ही। 13 है, प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो 6 की पावर आप करोगे 13 माइनस 1 यानी 12, रिमाइंडर आ गया 1, आंसर ही आ गया। अब यहां पर आपको फॉर्मेट थ्योरम नहीं पता होती तो आप इसमें नॉर्मल पावर वाले तरीके से जाते तो कुछ भी मिनट लगते, आपको चाहे आधा मिनट लगता, 1 मिनट लगता, लेकिन टाइम आपका फॉर्मेट थ्योरम से सेव हो गया, आंसर ही सीधा निकल गया। 8 इंटू 14 इन 12 आवर क्लॉक बताना है आपको, इसका आंसर बताओ। और मतलब बिना पेन पेपर यूज करे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे ही निकल जाएगा ये तो। विभो, रिदिमा, युवराज, अंबिका, आलिन, सही 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 जा रहे हो, सारे सही सही आंसर दे रहे हो आज तो। ठीक है, 4 o'clock। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन करें, नहीं तो आगे चलें। सिंपल सा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम, छोड़ो। द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 7 डिवाइडेड बाय 5, 7 रेज टू पावर 30। इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें पावर वाला तरीका आसान है, क्योंकि वैसे करेंगे तो 7 की पावर आएगी 4, 4 की टेबल में 28 30 सीधा नहीं आता। तो इसमें पावर वाला तरीका आसान हो जाएगा। कैसे, आप 7 की पावर 2 ले लो, 7 की पावर 2 हो गया 49, 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। अब पावर आपको 30 तक जानी है तो आप 2 से सीधा 30 तक जा सकते हो। तो 7 की पावर 2 करोगे तो 15 पे चला गया, और -1 की पावर अगर आप 15 करते हो तो ये माइनस में आएगा। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है वो माइनस में तो होना नहीं चाहिए। तो आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसमें से इसको माइनस कर दो, 5 माइनस 1 4 आपका आंसर। 3 नहीं, 3 नहीं विभोर, 3 नहीं, 4 4 आंसर होगा। -1 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो 4 आंसर आएगा।
यूनिट डिजिट इन 13 raised to power 61। जब बात ही यूनिट डिजिट की हो रही है तो क्यों हम 13 को लेके चलें, हम तो सिर्फ 3 को लेके चलते हैं। तो 3 की पावर मैंने सीधा कर दिया 2, रिमाइंडर आ गया -1, मोड 10 निकालना है। अब 61 तक जाना है तो भैया पहले तो 30 पर जाओ, इसकी पावर 30 करोगे ये 1 ही रहेगा। 3 की पावर 60 इंटू में 3, यहाँ भी हो जाएगा इंटू में 3, आंसर भी आ जाएगा 3, आंसर आ गया 3। इसमें भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। इसका आंसर बताओ। बस लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ज्यादा पढ़ लिए क्या या कोई और क्लास है? आदित्य ने कहा बी, अलिंद ने भी कहा बी। चलो ऑप्शन मान लेते हैं बी, बाकी निकाल लेना इसको, ठीक है। और जो कांग्रेस मॉडल हुआ, अब इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब ऐसे रैंडमली कहीं से भी उठा लिए। क्वेश्चन ये सारे लगभग लगभग वैसे हैं जो सीयूटी एग्जाम में आए हुए हैं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया आपको लग गया कि भाई किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम आपको लग रहा है। मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन को करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। आज जो भी क्वेश्चन हमने कहे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। बाकी आप जब मॉक करोगे, मॉक अभी मत करना स्टार्ट, पहले सिलेबस कर लें फिर मॉक करना, ठीक है। पीडीएफ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, तभी करोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि वो सारा कुछ इकट्ठा है उसके अंदर, ठीक है। चैप्टर वाइज जो पीडीएफ्स है ना मेरे पास वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो इतने वो प्रैक्टिस करो पहले चैप्टर वाइज, ठीक है। बाद में फिर जब सिलेबस पूरा हो जाएगा या कंप्लीशन के आसपास होंगे हम, उस समय फिर आप पीवाईक्यूज और मॉक पेपर करना, ठीक है। साइक्लिसिटी का रूल करते हैं बेटा रिमाइंडर में करते हैं, जब रिमाइंडर हमें निकालना होता है ना उसमें हम करते हैं उसका साइक्लिसिटी का रूल। पर आप मॉड भी यूज करोगे तो वो आसान ही रहता है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप 2 की पावर के साथ आप जा रहे हो कि 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 फिर आपका 8 हो गया, ठीक है। ऐसे 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 करोगे तो यहाँ पर आपके पास 32 16 आ गया। 16 का मतलब लास्ट वाली डिजिट 6 हो गई। उसके बाद जब आप रिपीट करोगे ना तो यही नंबर आपके फिर रिपीट होंगे। 2 की पावर 5 करने पर भी लास्ट डिजिट यही आएगी। 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल आपको देखना होता है कि अगर 2 की पावर मान लो आपके पास आ जाए कि 2 की पावर कह दिया कि इसने 72 है मान लो, तो 72 के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। अब 2 की पावर 72 आपको अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूं तो इसमें आएगा क्योंकि 4 से ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप 4 से डिवाइड करके देखो क्योंकि इनका साइकिल 4 तक है। आप 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करोगे तो इसको ये 18 4 जो 72 होता है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। इसको सॉल्व करके आप देखोगे तो इसकी लास्ट डिजिट 6 आएगी, ठीक है। अब लेकिन साइक्लिसिटी वाले रूल में आपको हर नंबर का क्योंकि सबका साइकिल अलग अलग बनेगा, 3 का अलग बनेगा, 4 का अलग बनेगा, 5 का अलग बनेगा, तो उसमें आपको चीजें ज्यादा करनी पड़ जाएंगी। मोड में है कि आप कोई सा भी नंबर हो हम एक ही तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। और जो भी आपके पास मैं तो भेज दूंगा, लेकिन जो भी आपके पास 12th की बुक है ना, कोई भी बुक हो, एमसीक्यूज लगभग सभी में दिए होंगे। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड,
उसके अंदर एमसीक्यू इनके अलावा और भी दे रखे हैं एमसीक्यूज, तो आप उनको भी कर सकते हो। ठीक है, और जो मैं भेजूंगा वो तो करने ही करने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अम्मी का, व्हाट्सएप ग्रुप जिसने ने ज्वाइन नहीं किया, अभी कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको आपके ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है ग्रुप की उसके अंदर लिंक है, तो वहां से जाके ज्वाइन कर लो। किसी को नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहां पर दे दूंगा। सिलेबस सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग। ये बनाया था कल हमने एक चार्ट, आपके मतलब जितने टॉपिक हैं, एक दिन एक टॉपिक भी उठाएंगे, किसी किसी टॉपिक में 2 दिन लगेंगे। 6 टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर है। ठीक है, 6 दिन मोटा मोटा ये मानो। मैट्रिसेस 7, 8 डिटर्मिनेंट, 9 डिफरेंशिएशन, 10 एओडी। इंटीग्रल के लिए हम 2 दिन लेके चलते हैं, 12। डिफरेंशियल इक्वेशन 13, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स 14, टाइम सीरीज 15, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 2 दिन लेके चलो, 15 और 2 17, प्रोबेबिलिटी 2 दिन लेके चलो 19, और एलपीपी 20। तो लगभग 20-22 क्लासेस के अंदर, मतलब अप्रैल मंथ के अंदर ही अंदर आपका सिलेबस हो जाएगा।